चलो देखो, अब अगला चैप्टर है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे भी ऑब्जेक्टिव कई सारा रहता है, खास करके इसको हम ऑब्जेक्टिव और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुमको तो वृत्त के बारे में पता ही है, वृत्त क्या होता है कि नहीं। और यहाँ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में चर्चा होगा। सबसे पहले ये समझो कि वृत्त क्या होता है। वृत्त जो है, वृत्त एक आकृति है, एक इसको वृत्त को हम 2D आकृति भी कहते हैं। 2D कहने का मतलब जो एक ही सतह पर हो। तो ये जो है एक 2D आकृति है। कौन? वृत्त। तो वृत्त एक 2D आकृति है जिसको हम एक त्रिज्या लेकर के खींचते हैं, यानी एक चाप ले लेते हैं और उसी चाप से हम खींचते हैं। तो वो जो चाप होता है वो एक तरह से त्रिज्या कहलाता है। तो एक वृत्त है, और वृत्त के केंद्र, जो वहां से हम वृत्त खींचते हैं उसको केंद्र कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से जो परिधि है, परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और वह वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको हम व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और याद रखना, ये जो है वृत्त के चारों तरफ, अगर हम मान लिया जाए यहाँ से चलना स्टार्ट किए और फिर से यहाँ से लौट करके फिर यहीं आ गए, इसको हम क्या कहेंगे? वृत्त की एक चक्कर। और वृत्त का एक चक्कर बराबर होता है एक परिधि, है कि नहीं। एक चक्कर बराबर कितना हो गया? परिधि। तो यही वृत्त की परिधि होती है। यानी वृत्त का जब हम एक चक्कर लगाए तो वो क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिधि और व्यास में एक संबंध होता है। किसके किसके बीच में? तो परिधि और व्यास के बीच में। याद रखना, परिधि तथा व्यास के बीच में एक संबंध होता है। और क्या संबंध होता है? ये देखो कि वृत्त का जो परिधि है, परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो एक यूनानी अक्षर पाई के बराबर होता है। किसके बराबर? पाई के बराबर। ये एक यूनानी अक्षर है। अगर पूछे पाई क्या है तो याद रखना एक यूनानी अक्षर है पाई। तो किसके किसके बीच संबंध है? परिधि और व्यास को जब हम अनुपात में लिखते हैं तो वो किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। तो परिधि की जगह तो परिधि ही रहेगा। व्यास को, चूंकि व्यास देखो त्रिज्या का दुगुना हो गया, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। तो कै गो आर? यहाँ एक आर, एक आर, दो आर हो गया। तो व्यास के जगह तो हम 2r भी तो लिख सकते हैं। व्यास को क्या लिख सकते हैं? यानी 2 गुना त्रिज्या का होता है। अब बराबर पाई होगा कि नहीं। तो अगर परिधि बराबर यहाँ से फॉर्मूला निकाले तो परिधि बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2 पाई आर। यहाँ पर एक शब्द आया पाई, जो एक यूनानी अक्षर है। पाई क्या है? तो याद रखना, जहाँ पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पाई एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। और पाई का जो मान होता है यहाँ खास करके 22/7 या 3.14 रखते हैं। जहाँ पर जो हिसाब में कहे वो रखेंगे। अगर हिसाब में कुछ ना दिया हो तो हमेशा 22/7 रखेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्पेशल हिसाब में दिया हो कि पाई का मान 3.14 रखना है तो वहाँ 3.14 ही रखना है। अगर नहीं कुछ दिया हो तो 22/7 रखेंगे। और ये दोनों का दोनों मान जो होगा ये परमेय संख्या कहलाएगा, है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी कंफ्यूजन के लिए पूछ देता है कि ये पाई तो अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? परमेय संख्या। ये परमेय संख्या क्यों हुआ? परमेय संख्या इसलिए हुआ क्योंकि परमेय संख्या का तुमको परिभाषा पता है कि P/Q के रूप में लिख सके। और P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। यहाँ देखो P/Q के रूप में है कि नहीं। और P और Q दोनों तो पूर्णांक भी तो है, और Q नीचे में तो 0 भी तो नहीं तो है। Q के नीचे में, यानी कहने का मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो नहीं है। इसका मतलब ये परमेय संख्या होगी। लेकिन पाई अपरमेय संख्या है। पाई अपरमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पाई का जो है निश्चित मान नहीं होता है। पाई का मान जितना आप बढ़ाते जाइएगा बढ़ते जाएगा। पाई का अभी तक कोई फिक्स मान नहीं है, इसलिए इसको अपरमेय संख्या मान लिया गया। और तुमको पता है किसी चीज का अगर दशमलव के बाद निश्चित मान नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। अनवसानी अनावृत्ति पर है ना, अनवसानी अनावृत्ति, जिसका कि रिपीटेशन ही पता ना हो कि कौन संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम अनवसानी अनावृत्ति में रखते हैं। और अनावसानी अनावृत्ति जो होता है वो क्या होता है? तो अपरमेय संख्या होता है। शांत और अशांत दशमलव प्रसार ये परमेय संख्या हुआ। लेकिन अनवसानी अनावृत्ति यानी ऐसी आवृत्ति जिसका कि कोई पता नहीं हो, जैसे इस तरह का मान लिया जाए 0.12 है, फिर 2 गो 1 2 है, फिर 3 गो 1 2 है, और फिर 4 गो 2 1 है। इस तरह में बताओ क्या इसमें किसी खास चीज का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है? कोई खास चीज तो बार बार नहीं आ रहा है। यहाँ कभी एक बार आया, कभी 2 बार आया, कभी 3 बार, कभी 4 बार, यानी इसका पता ही नहीं है कि कौन संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी प्रसार को हम कहते हैं अनवसानी अनावृत्ति। क्या कहते हैं?
अनुवसानी अनावृत्ति। और इस तरह का जब भी दशमलव प्रसार होता है तो ये अपरमेय संख्या कहलाता है। ये भी याद रखना है, क्या है, ये अपरमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यदि किसी का दशमलव प्रसार शांत हो, शांत किसको कहते हैं, जिसका दशमलव अंत हो जाए, और अशांत हो, अशांत मतलब कोई खास चीज बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लिया जाए हम लिखे 0.25, ये फिक्स है, इतने अंक है, लेकिन इसी में हम लिख दिए 0.2323, इसमें बताओ 2323 बार बार आ रहा है, तो ये तो तुमको पता है शांत है, और ये क्या है, अशांत है, क्योंकि इसका भी रिपीटेशन, ये बार बार एक ही चीज आ रहा है, इसका रिपीटेशन पता है। तो जिसका रिपीटेशन पता रहता है वो क्या होता है, परमेय संख्या होता है। यानी दोनों, ये जो शांत और अशांत दोनों मिलकर के क्या होगा, दोनों परमेय संख्या होगा। लेकिन जिसका रिपीटेशन ही पता नहीं हो, क्या चीज बार बार आ रहा है वो पता नहीं चले, तो वो क्या हो जाएगा, अनावसानी अनावर्ती हो जाएगा। तो चलो हम अब वृत्त पर चल रहे थे, तो वृत्त में देखते हैं और कुछ है कि नहीं। वृत्त में क्या क्या था, तो पहला हम निकाल लिए परिधि बराबर। परिधि मतलब यदि हम ए बिंदु से चलना स्टार्ट किए और फिर से ए तक चले आए तो ये इसकी परिधि हुई। और परिधि का जब भी हमको निकालने के लिए कहेगा तो 2 पायर लगाएंगे, परिधि वाला भी रहता है क्वेश्चन। अब अगला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन आता है, और कभी कभी अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल रहता है। अर्धवृत्त भी एक 2D आकृति है, याद रखना। 2D आकृति उस आकृति को कहते हैं जो एक ही सतह पर हो। तो ये सब एक ही सतह पर होता है, यानी किसी कागज पर बनता है। और 3D आकृति उसको कहते हैं जिसमें 3 चीज हमेशा हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे ईंट सब हो गया, जैसे ये ब्लैक, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, 3D आकृति जो हमको दिखता है खास करके, वो 3D आकृति। तो अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त का ये डायग्राम हो गया। अर्धवृत्त सीधा से इस तरह से काट के रख देते हैं, यानी अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो गया, अर्धवृत्त। और जब भी अर्धवृत्त का बात करें तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पहले हम चलते हैं परिधि पर। अर्धवृत्त की परिधि, तो परिधि का मतलब क्या बताएं कि चारों तरफ का डिस्टेंस कितना, यहाँ से चलना शुरू किया और फिर यहीं तक पहुंच गया, तो इसको हम परिधि कहते हैं। तो परिधि हम क्या करेंगे, तो पूरा वृत्त का परिधि क्या था, 2 पाई आर। 2 पाई आर का आधा करेंगे, तो 2 पाई आर का आधा किए तो यहाँ से यहाँ तक तो निकल गया, यहाँ से यहाँ तक निकल गया, लेकिन ऊपर वाला भाग तो नहीं निकला। तो ऊपर वाला भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास को जोड़ेंगे, और व्यास 2 गुना त्रिज्या होता है कि नहीं। इसको डायरेक्ट हम डी भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर बटे 2 डी। ये 2 कट गया, और यहाँ पाई आर प्लस डी भी इसका हो गया, अर्धवृत्त का परिधि बराबर। एक और फॉर्मूला, अगर डी को रखें, डी का मान क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है, तो ये नया, ये भी फॉर्मूला होता है। और अगर ऑप्शन में ये रहे तो ये टी करेंगे, अगर ये रहे तो ये करेंगे, दोनों सही है कि नहीं। क्योंकि हमको पता है 2 गुना त्रिज्या होता है किसका, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है कि नहीं। देखो ये पूरा व्यास है, त्रिज्या इसका आधा है, तो 2 त्रिज्या को जोड़ेंगे तो व्यास नहीं पूरेगा। तो ये भी याद रखना है, दोनों जो है किसका है, अर्धवृत्त का परिधि बराबर। अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बात करें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल तो हम यहाँ निकाले हैं पाई आर, यानी पूरा रहता तो पाई आर स्क्वायर होता पूरा का, और आधा पर से काट के हटा दिया तो क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर बटे। तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब खास करके यहाँ पर एक और तरह का पूछता है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आता है कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, ये इस चैप्टर में खास करके रहेगा आपको, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। तो इसको समझते हैं। मान लिया जाए एक वृत्त है, इस वृत्त को यदि कोई एक त्रिभुज की आकृति का काट करके निकाल लिया जाए, इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिभुज के आकार को हम निकाल लिया जाए तो ये जो हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड, जिसमें कि ऊपर में तो 2 भुजा और नीचे में जो है एक चाप के तरह हो, है कि नहीं। ये चाप कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है, चाप। नहीं हम लेते हैं इस तरह से चाप खींचते हैं ना, वो चाप, ये चाप हो गया नीचे वाला। तो अगर इस तरह का आकृति हो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहते हैं। और चूंकि ये छोटा वाला है, ऊपर में भी एक त्रिज्यखंड बना ना, ये ऊपर वाला, तो नीचे वाला को हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। नीचे वाला को हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और ऊपर वाला को हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। और दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, अलग अलग ना समझो, कोण के लेकर के अलग हो जाता है कि नहीं। इसका मान लिया जाए ये जो कोण, ये जो काट के निकाले थीटा से, मान लो कि ये थीटा कोण बनाते हुए इसको निकाले, तो अब लघु त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल कहे तो सीधा से याद रखिए त्रिज्यखंड का ही हम बता देते हैं।
कि त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल पूछे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा, थीटा, और पूरा का पूरा वृत्त कितना है, यानी पूरा का पूरा वृत्त में यानी इस बिंदु पर कितना बनता है 360, तो जितना कटा उसको ऊपर में रख देंगे अब बटे 360 और गुना, और इतना भाग का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या निकल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है कि नहीं। अब ये सही है कि नहीं है, इसको हम निकालने के लिए, फॉर्मूला को चेक करने के लिए हम एक चीज करते हैं, इसको हम आधा कर देते हैं, त्रिज्यखंड को क्या कर देते हैं, यानी आधा कर देते हैं। मान लिया जाए इस तरह से ये एक त्रिज्यखंड है, ठीक है। अगर त्रिज्यखंड को काटेंगे इस तरह से आधा, तो बताइए कितना डिग्री पर कटा, 180 डिग्री पर कटा ना, 180 डिग्री पर, यानी यहाँ पर दो बिंदु होता है ना 180 डिग्री पर। अब देखो इसको काट के देखते क्या सही से निकलता है कि नहीं। अब इस त्रिज्यखंड के लिए क्या क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिज्यखंड का, इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा बटे 360, थीटा का मान कितना है 180 बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, 180 से कट गया 2 तो कितना निकल गया पाई आर स्क्वायर बटे 2, यानी ये अर्धवृत्त के जैसा दिख रहा था। और ऊपर में देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या यही होता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला एकदम सही है, ये फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। त्रिज्यखंड जो हम काटे थे वो अर्धवृत्त आकार का ना है, और अर्धवृत्त का फॉर्मूला देखो यहाँ से भी सेम निकला और यहाँ से भी सेम निकला, यानी ये फॉर्मूला हमारा 100% सही है। ये से ये भी लगा सकते, ये किसके लिए हुआ त्रिज्यखंड, और ये छोटा त्रिज्यखंड के लिए हुआ। अगर कहा था बड़ा त्रिज्यखंड निकालिए, तो अगर मान लो ये 60 दिया रहता तो ये कितना हो जाता 360 माइनस 60, ये किसके लिए निकाले हम, लघु त्रिज्यखंड के लिए निकाले ना। लेकिन अगर इसी में बड़ा अगर कहता है दीर्घ त्रिज्यखंड, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड में 360 में घटा देते हैं, है कि नहीं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बताओ, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का 360 में जितना एंगल रहेगा, यहाँ 50 रहेगा तो 50, 60 रहेगा तो 60, 90 रहेगा तो 90, जितना रहेगा उतना घटा देंगे। तो 360 में थीटा घटा देंगे अब बटे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला तुम्हारा बन गया। तो ये त्रिज्यखंड के लिए हुआ, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, त्रिज्यखंड के लिए। तो त्रिज्यखंड में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या क्या देखे, पहला वृत्त के लिए, है कि नहीं, वृत्त के लिए, और दूसरा अर्धवृत्त के लिए, और तीसरा त्रिज्यखंड के लिए। अब जो अगला है वृत्तखंड, वृत्तखंड भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। लिख लो इसको। हम देखो हमने देखा क्या, त्रिज्यखंड वाला देखा। त्रिज्यखंड के आगे है तुम्हारा चाप की लंबाई निकालने के लिए कभी कभी देता है। चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लिया जाए ये एक वृत्त है और वृत्त में एक त्रिज्यखंड ये है, ये क्या है तुम्हारा, ये त्रिज्यखंड है। और त्रिज्यखंड जो है, इस त्रिज्यखंड में दो बिंदुएं हैं जहाँ पर दो रेखा दोनों त्रिज्या मिलता है। वो त्रिज्या से यदि हम लाइन खींचे, इससे क्या खींचे, लाइन खींचे, तो यानी यहाँ से देखो ये जो नीचे में है ई वाला, इसको हम कहते हैं चाप, इसको क्या कहते हैं हम, चाप। और ये तो हो गया तुम्हारा जीवा ऊपर वाला, ये हो गया ऊपर में, ये जो हो गया तुम्हारा ये चाप हो गया, हुआ कि नहीं, ये हो गया चाप। और ये बीच में जो इसी को हम कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड का भी चलेगा चर्चा आगे, पहले चाप समझ लो। चाप किसको कहते हैं, ये जो त्रिज्यखंड तुम्हारा बनाया, त्रिज्यखंड कितना थीटा कोण वाला बनाया, ये थीटा कोण वाला जितना वो चाप लिया उसी को हम कहते हैं चाप, है कि नहीं, यानी उसी को, वही चीज है यहाँ पर निकाला जाएगा। और जब भी तुमको दिया रहेगा चाप की लंबाई निकालने के लिए, तो वो किसी न किसी त्रिज्यखंड का ही रहेगा, यानी कोण वहां दिया रहेगा। तो मान लिया जाए हमको ये थीटा जो है, ये थीटा कोण वाला चाप का लंबाई हमको पूछा है, कितना वाला, थीटा कोण वाला। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो याद रखना है, ये तो तुमको समझ में आ गया, चाप है। तो यदि ये तुमको क्या दे दे, यहाँ पर कोई भी कोण हो सकता है, 60 डिग्री 45 डिग्री जो भी दे, तो थीटा कोण वाले चाप की लंबाई हम सीखेंगे। थीटा कोण वाले चाप की लंबाई, तो जैसे उसमें किए त्रिज्यखंड में, उसी तरह यहाँ भी देखो कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना लंबाई लिया, इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360। और चूंकि उसमें क्षेत्रफल निकाल रहे थे पूरा भाग, यहाँ पर तो हम परिधि ना निकाल रहे हैं, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो थीटा बटे 360 और गुना 2 पाई आर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, जितना चाप के, जितना कोण वाला त्रिज्यखंड रहे और त्रिज्यखंड जितना चाप छेके, उस चाप के लिए ये हो गया, है कि नहीं, उस चाप के लिए। अब इसमें भी अगर चेक करना है क्या ये सही है कि नहीं है, तो हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, मान लिया जाए हम एक अन्य वृत्त ले लेते हैं, और अन्य वृत्त को हम जो है, इसको भी हम वही करते हैं, त्रिज्यखंड हम बीचों बीच काट देते हैं। क्या करते हैं,
त्रिज्यखंड बीचों बीच ले लेते। अगर त्रिज्यखंड बीचों बीच लिए तो कितना डिग्री का कोण बनाए? तो अब बताओ यहाँ पर यानी 180 डिग्री के कोण में कितना चाप लिया वो निकालना है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना चाप ये छे का 180 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई। तो 180 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ? तो इसकी चाप की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? थीटा बटे 360। फॉर्मूला यही था। थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? इसका कोण का मान रखेंगे 180 गुना 2 पाई आर होता है। तो 180 में कट गया 2 हुआ तो 1/2 गुना 2 पाई आर हुआ। अब देखो 2 कट गया तो कितना निकला? पाई आर। अब बताओ ये टोटल का 2 पाई आर होता है ना, और आधा का कितना होगा? तो पाई आर नहीं हो जाएगा? ऊपर वाला भाग तो नहीं ना कहा हमको, सिर्फ चाप का है, तो चाप का पाई आर ना होगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला सुटेबल है कि नहीं? और इस तरह से निकाल सकते हैं। हो सकता है इसमें कभी ऐसा दे दे कि 90 डिग्री पर, मान लो कि एगो इस तरह से चाप हो, यानी एगो त्रिज्या इस तरह से हो, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। इसमें दोनों चीज अगर निकालने के लिए दे दे, क्या कहे? पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह दे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। और थीटा कितना है? 90 बटे 360 गुना, यहाँ त्रिज्या का मान रहेगा तो त्रिज्या का मान, मान लो त्रिज्या का मान हम यहाँ जो है 4 दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना 4 गुना 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो नहीं आ जाएगा? 4 4 खत्म, आ जाएगा। कितना हो गया बताओ? 2288/7 हो गया कि नहीं? अगर हमको दीर्घ त्रिज्यखंड कहा, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताओ? तो ये देखो 90 डिग्री इतना दूर में हुआ, तो इतना दूर में कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक में तो 360 में घटाएंगे 270 डिग्री होगा। तो 270 अब बटे 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 4 गुना 4। 0 0 खत्म हो गया। 9 3 27, 9 4 36, 4 4 खत्म हो गया। बताओ कितना हो गया? 22 चौके 88, 88 तिया कितना होगा? 88 38 24 के 4 हासिल 2 38 24 2 26 264/7 आया। और इन दोनों को जोड़ेगा और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेगा तो उतना ही निकलेगा। चेक करने के लिए तुम कर सकता है, इन दोनों को जोड़ करके और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेगा तो उतना ही सेम निकलेगा, है कि नहीं? तो ये तो किसके लिए निकाल लिए हम? ये जो है तुम्हारा त्रिज्यखंड के लिए निकला। लेकिन अगर हमको कहे चाप की लंबाई 90 डिग्री कोण वाले, है कि नहीं, 90 डिग्री के लिए के चाप की लंबाई तो कितना हो जाएगा? तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा बटे 360 या थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा का मान कितना है? फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना, और परिधि के लिए होता है तो 2 पाई आर। तो थीटा का मान 90 बटे 360 गुना 2 पाई आर। फॉर्मूला अब कटा दो, 9 चौके 36, 2 और 2 कट गया। और यहाँ पर आर का मान 4 भी ना है तो 4 रख देंगे। अब पाई का मान कितना है? 22/7 तो रख दिए। अब बताओ क्या होगा? 2 कट गया, एक और 2 इससे कट जाएगा तो कितना बच गया? 22 दूना 44/7 हो गया। और इसी में कह दे कि बड़ा चाप यहाँ से यहाँ तक है तो कितना डिग्री रखेंगे इसके लिए? 270 डिग्री। तो ये भी बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो ये किसके लिए हम बताएं? चाप के लिए। अब इसमें एक चीज और रहता है, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड को समझेंगे। यहाँ जैसे हम बताएं ये वृत्तखंड, तो वृत्तखंड के लिए कैसे निकाल सकते हैं देखना। तो इसके लिए भी आसान है वृत्तखंड निकालना। अब वृत्तखंड के लिए देखो, वृत्तखंड होता क्या ये पहले समझते हैं। तो वृत्तखंड जो है, मान लीजिए एक वृत्त खींचे और उस पर एक जीवा हम खींच दिए, तो ये जो जीवा है, ये जीवा वृत्त का जितना जगह छेका उसी को हम कहते हैं वृत्तखंड, है कि नहीं? यानी वृत्त का एक टुकड़ा, है कि नहीं, इसको वृत्तखंड कहते हैं। और ये चूंकि छोटा है इसको लघु, ऊपर वाला बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। और वृत्तखंड का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना हो, कितना, इतना का निकालना हो, तो इसके लिए तो कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है। लेकिन हम इसके लिए फार्मूला हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए, तो याद रखो ये वृत्तखंड जो है ये कहीं ना कहीं एक त्रिभुज का निर्माण करेगा, बनाएगा। और ये त्रिभुज बनाया तो ये त्रिज्यखंड हो गया, नीचे वाला हुआ कि नहीं? ये थीटा कोण वाला त्रिज्यखंड बनाया। इसमें करेंगे क्या? याद रखो
अगर यहाँ से यहाँ तक हम करें तो ये पूरा त्रिज्यखंड कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में यदि हम ई त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते, क्या वृत्तखंड का नीचे वाला का भाग नहीं निकलेगा? तो यही फॉर्मूला लगता है। तो क्या करेंगे हम? थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में क्या चीज घटा देंगे? तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये शेष भाग बचेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो तुमको पता ही है कैसे निकालते हैं, है कि नहीं? त्रिभुज सब त्रिभुज के लिए अलग अलग होता है, समबाहु के लिए अलग, विषमबाहु के लिए अलग, समद्विबाहु के लिए अलग। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। खास करके ज्यादातर त्रिभुज जो समकोण कैटेगरी का रहता है तो उसमें 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है ये तुम्हारा वृत्तखंड के लिए हो गया। वृत्तखंड में खास कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसका। इसके लिए क्या करते हैं हम? पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसके बाद ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो ये अपने आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है चैप्टर में इतना तरह का ही क्वेश्चन रहेगा क्या। अब हम अगला चैप्टर चलते हैं, 13वां चैप्टर जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो देखो, अब अगला चैप्टर हमारे सामने है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, है कि नहीं? अगला चैप्टर क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और इस चैप्टर में खास करके इतनी आकृति है और उसका इतना सूत्र बन जाता है कि उसको याद करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो हम उसको आसान करने के लिए कुछ अपना मंतव्य यहाँ देने जा रहे हैं जो कि हमने खुद शोध करके निकाला है कि नहीं? ताकि तुमको फार्मूला याद ना करना पड़े और फार्मूला खुद से तुम बना सको, खुद से जो है उसका मतलब फार्मूला का फॉर्मेशन कर सको। और इन्हें जितना भी चीज़ तुमको बता रहे हैं एक तुमको कोई किताब में नहीं मिलेगा, है कि नहीं? और ये हम अपने से तैयार किए हैं ताकि बच्चों को समझने में आसान हो जाए। उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला वो बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले तुमको आयत और वर्ग के बारे में तो ज्ञान होगा, है कि नहीं? और आयत और वर्ग से ही बनता है घन और घनाभ, बनता है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम करें घन की चर्चा, घन और घनाभ का पहले हम आयतन की चर्चा करेंगे, यानी क्षेत्रफल और आयतन का चर्चा करेंगे। तो यहाँ खास करके हम 3 चीजें पढ़ेंगे, है कि नहीं? 3 चीजें क्या क्या? तो क्षेत्रफल वाला में 2 गो और आयतन वाला में 3 गो, है कि नहीं? अति आयतन वाला में 1 गो, तो 3 गो हो गया। तो देखो, क्षेत्रफल जो है किसी भी सतह का 2 तरह का होता है, यानी 3D आकृति का। और यहाँ खास करके 3D आकृति का ही चर्चा है। कौन सी आकृति का? 3D आकृति का। यानी जितना भी आकृति आएगा उसमें 3 चीज आएगा, क्षेत्र ये जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्षेत्रफल जो यहाँ निकलेगा वो 2 तरह का निकलेगा। 2 तरह का क्या क्या? एक जो होता है क्षेत्रफल वो सिर्फ चारों तरफ का होता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के हम चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाले तो इसको हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ चारों तरफ का। और इसी में यदि हम ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह भी जोड़ दें तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है कि नहीं? इसको एग्जाम्पल के दूसरा तरीका से भी समझ सकता है। जैसे ये मान लो हमारे पास सामने घनाभ आकृति का ये पावर बैंक है। अगर इसको हम इसके चारों तरफ का केवल क्षेत्रफल निकाले तो इसको हम कहते हैं पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। और इसी में यदि हम ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह भी ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो तुमको समझ में आ गया कि कुल और वक्र क्षेत्रफल कितना तरह का? 2 तरह का। कौन कौन 2 तरह का? पहला वक्र कहो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, है कि नहीं? वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र का इंग्लिश होता है कर्व्ड। वक्र का क्या होता है? कर्व्ड। और पार्श्व का होता है लेटरल। पार्श्व का क्या होता है? लेटरल। और पृष्ठीय का होता है सरफेस और क्षेत्रफल का एरिया। इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया को हम CSA और यानी लेटरल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम शॉर्ट में LSA भी कहते हैं। तो तुमको कुछ भी दे देगा, कह देगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए या लेटरल सरफेस एरिया निकालिए या CSA निकालिए या LSA निकालिए। कितना तरह से? 6 तरह से। अब उसी में अगला होता है कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो अभी तुम समझ गया कि क्या चीज है दोनों, है कि नहीं? अब इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? और ये तो
क्षेत्रफल दो ही तरह का होगा। अगला जो होता है वो होता है आयतन। अगला क्या होता है? और आयतन का मतलब कि कितना वो जगह छेकता है, यानी बीच में कितना वो जगह छेकता है। आयतन जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, है कि नहीं। तो ये तीनों चीज तुमको समझ में आ गया। जैसे देखो अभी तुरंत हमने पावर बैंक की सहायता से बताया कि ये जो है मान लिया जाए इसके हम चारों तरफ का एरिया को देखेंगे तो ये हो गया तुम्हारा कर्व्ड सरफेस, यानी वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी में ऊपर वाला नीचे वाला जुट गया तो ये बन गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। और इसी में अगर बात करें कि पावर बैंक के अंदर क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या चीज भरा है और उस सारा का कितना जगह छेकता है, तो वो हो गया आयतन, है कि नहीं। यानी इसके अंदर कितना वो जगह है, कितना चीज अट रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आयतन। तो क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ चारों तरफ, और आयतन का मतलब अंदर में कितना चीज भरा है। जैसे मान लो यही अगर कप के तरह होता तो अंदर में कुछ ना कुछ पानी अटता, है कि नहीं, तो वो जगह छेकता, तो वही जगह छेकना मतलब हो गया आयतन। तो यह क्या, क्षेत्रफल और आयतन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलो अब चलते हैं, अब तुमको घन और घनाभ के बारे में बताते हैं। घन और घनाभ जो होता है, घन जो बना होता है वो वर्ग से बना होता है, ये तो पता है, और घनाभ जो बना होता है वो जो है तुम्हारा आयत से बना होता है। तो देखो हम दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। पहला घन और दूसरा क्या है? घनाभ। तो घन घनाभ में दोनों में समझना है कि सबसे पहले घन किसको कहते हैं वो समझो। घन ये हुआ जो किससे बना हो? वर्ग से बना हो। तो ये तुम्हारा वर्ग हो गया, इसका हर एक पृष्ठ क्या होता है? एक वर्ग होता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? घन हो गया। और इसी को हम अगर आयत की सहायता से बनाए, इसी को क्या करें हम? आयत की सहायता से बनाए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा घनाभ, है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा घनाभ। तो घन घनाभ में कोई दिक्कत नहीं। घन में भी तुम याद रखो 6 गो पृष्ठ है। घन में कितना पृष्ठ? जैसे ये देखो घनाभ ही है, तो घनाभ में क्या गो सतह है? सतह गिनो। ये एक सतह ऊपर में है, एक सतह नीचे में, 2 हो गया, ये 3 और ये 4 और इधर 5 इधर 6 गो सतह। और छक्का भी तो इसी कैटेगरी का होता है ना। छक्का में कई अंक तक लिखा रहता है? 6 अंक तक, यानी हर एक पृष्ठ में एक अंक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बना हुआ। इसका मतलब कै गो सतह हुआ? 6 गो। यानी ये जो बना है तुम्हारा 6 गो अलग अलग वर्ग मिल करके बना है, और ये जो बना है 6 गो अलग अलग आयत मिलकर बना है। यदि हमको मान लीजिए घन का क्षेत्रफल निकालना हो, पहले हम पार्श्व का बात करते हैं, यानी चारों तरफ का निकालना हो। तो अब देखो घन का यदि हमको सीए से निकालना, सीए से का मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना हो। घन का क्या निकालना हो? चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना हो। तो अब बताओ घन किससे बना है? घन एक जो है वर्ग से मिलकर के बना है कि चारों तरफ इसका एक वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, तो तुमको वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पता है। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है भुजा स्क्वायर। और ये जो है चूंकि वर्ग है, इसमें तो सब तो वर्ग है, इसका सारा भुजा क्या बराबर होगा कि नहीं? इसका भुजा को हम मान लो ए भी मान लेंगे तो सारा ए होगा कि नहीं? जितना भी है ये सब क्या होगा? और टोटल 12 को भुजा होता है, तो सब क्या होगा? ए होगा कि नहीं? तो ये सारा भुजा ए हो गया। और ये क्या किससे मिलकर बना है? वर्ग से मिलकर के बना। इसको चारों तरफ देखो तो इसमें देखो ये ऊपर साइड 1 गो, इधर बगल वाला 2 गो, पीछे वाला 3 गो और इधर सामने वाला 4 गो, यानी चारों तरफ 4 गो ना इसमें होगा। कै गो वर्ग होगा? 4 गो। तो ये चारों तरफ जो पार्श्व बना है वो कै गो वर्ग से बना है? 4 गो वर्ग से बना है। यानी इसको हम लिख सकते हैं चारों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा कि नहीं? सीए से बराबर चारों वर्ग का क्षेत्रफल। और एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ये बताओ हमको? 4 गुना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 1 वर्ग का क्षेत्रफल, है कि नहीं। तो बताओ 1 वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ये बताओ? 1 वर्ग का क्षेत्रफल, तो अभी तुरंत हम बताएं भुजा स्क्वायर, तो इसको हम 4 गुना भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया 4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा का मान अगर ये रहेगा तो 4a स्क्वायर। क्या बना कि नहीं बना? तो ये भुजा स्क्वायर हो गया। अब इसी में अगर मान लिया जाए हम घन का टोटल सरफेस एरिया निकाले, घन का टोटल सरफेस एरिया निकाले, तो क्या इसमें 2 गो सतह और बढ़ेगा? कहाँ कहाँ 2 गो बढ़ेगा? एक ऊपर वाला एक नीचा वाला, होगा कि नहीं? तो 6 गो सतह हो गया। और जब 6 गो सतह हो गया तो 6 गुना, यानी 6 गुना सतह पर 6 गुना 1 सतह का क्षेत्रफल या 1 वर्ग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो बताओ क्या होगा इसका फॉर्मूला? 6 और 1 वर्ग का क्षेत्रफल तो तुमको पता है क्या है? 6 गुना भुजा, क्या यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, अगर ए रहेगा इसका मान तो 6a स्क्वायर हुआ कि नहीं?
तो ये फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं। अब इसमें चलो देखो घनाभ में, घनाभ भी सिंपल है। घनाभ जो होता है, घनाभ किससे मिलकर बना है, तो घनाभ जो है आयत से मिलकर बना होता है। और आयत में तुम देखो तो 3 गो अलग अलग भुजा है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई। यानी ये अगर रूम देखो तो ये घनाभ आकृति का है, जिसमें नीचे वाला ये पृष्ठ को लंबाई मानो तो ऊपर वाला भी ये लंबाई हो गया, इसको तुम ऊंचाई मानो तो बगल वाला भी क्या हो गया, ऊंचाई, और इधर वाला क्या हो गया, ये चौड़ाई। तो इसमें कै गो भुजा है, 12 गो, और 12 गो में सब जो है 4 गो, 4 गो लंबाई और 4 गो चौड़ाई, है कि नहीं, और 4 गो ऊंचाई। तो देखो इसमें सबसे पहले ये ऊपर वाला सरफेस देखो, कौन वाला, ये ऊपर वाला है ना, इसका नाम भी हम कर देते हैं नामांकन। इसका नाम हम मान लो ABCD EFGH कर दिए। इसमें 4 गो पृष्ठ है, कै गो कहते 4 गो, ये मतलब कहने का 6 गो पृष्ठ है। 6 गो पृष्ठ में देखो ये क्या है तुम्हारा, ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया लंबाई, ये क्या हो गया चौड़ाई हो गया, इधर वाला ये भी तो चौड़ाई हो गया, और ऊपर वाला ये भी तो लंबाई हो गया। इसी के जैसा ना ये है, और इसी के जैसा ये, इसी के जैसा ये, तो ये भी लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये भी चौड़ाई हो गया, और ये जो खंभा की तरह है ये क्या हो गया, तो ऊंचाई। तो क्या पता चला कि देखो लंबाई 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो लंबाई, और देखो यहाँ 4 गो चौड़ाई और 4 गो ऊंचाई, है कि नहीं। और कोनो भी देखेगा इसी में देखो तो सब में वही चीज है। देखो 4 गो लंबाई कहाँ कहाँ है इसमें, जैसे इस पावर बैंक को देखो तो अगर ऐसे भी तुम कर सकता है। तो देखो ये पहला लंबाई, दूसरा लंबाई, तीसरा लंबाई, चौथा, 4 गो लंबाई हुआ। अब चौड़ाई का बात करो तो 1 गो चौड़ाई, 2 गो चौड़ाई, 3 गो और 4 गो ऊंचाई वाला, ये खराब वाला भाग 1 2 3 4, ऐसे भी 12 गो भुजा होता है। यहाँ तक तो तुमको पता है। अब इसका हमको चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, चारों तरफ। तो ये बना किससे है, आयत से। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो तुमको पता है। यानी जो 2 गो पृष्ठ रहेगा वो 2 गो पृष्ठ को क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे, यही नहीं होता है। चौड़ाई की जगह ऊंचाई रहेगा तो ऊंचाई ना गुना करेंगे। यानी जो भी 2 गो पृष्ठ हो, जैसे मान लिया जाए ये एक आयत है, इसका 1 गो पृष्ठ ए है, इसका बी है, तो क्या करते हैं, A गुना B करते हैं। यानी जो 2 गो पृष्ठ है उसको गुना करते हैं। अब हम घनाभ का CSA पर चर्चा करते हैं। घनाभ का CSA कह दे या LSA कह दे। तो अब देखो CSA या LSA में देखो, यानी चारों तरफ कै गो आयत है। तो पहला आयत देखो ये ABCD, ये आया, तो पहला आयत ABCD। दूसरा आयत बताओ क्या आया, तो दूसरा ये वाला, उधर वाला क्या नाम है, BCHG लिख सकते हैं, BCHG। अब फिर अगला बताओ ये वाला, इसका क्या नाम है, EFGH लिख सकते हैं। या अगला, अब इसके बाद बाहर वाला, इसका क्या नाम है, EFAD। तो ये 4 गो है। अभी चारों का हम जो है क्षेत्रफल का, चारों का क्षेत्रफल को हम जोड़ देते हैं। तो चारों का क्षेत्रफल देखो, पहला ये सतह को देखो, सुनो, पहला ये सतह को देखो, तो इस सतह में क्या क्या आया बताओ। पहला ये, इसमें देखो लंबाई आया और ऊंचाई आया, 2 गो ना, यहाँ भी ऊंचाई या लंबाई, और जो 2 गो सतह होता है उसको गुना करते हैं, इसको हम लंबाई गुना ऊंचाई करते हैं। फिर उसके बाद देखो इधर वाला सतह, ये वाला सतह में देखो तो इसमें लंबाई, इसमें ऊंचाई आया और चौड़ाई आया। क्या क्या चीज आया, ऊंचाई और चौड़ाई। तो ऊंचाई और गुना चौड़ाई करेंगे। फिर उसके बाद देखो ये वाला, इधर वाला सतह, इसमें क्या क्या है, लंबाई और ऊंचाई आया, इसको हम लंबाई गुना ऊंचाई लिखेंगे। ई वाला सतह में देखो इसमें क्या क्या आया, चौड़ाई गुना ऊंचाई आया, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख दिए। अब इसमें देखो कि क्या चीज कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो इसमें देखो इसमें H कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो इसमें H कॉमन ले लेंगे। तो H कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, या इसमें देखो 2 गो, तो L गुना H वाला 2 गो ना है, तो इसको 2LH लिख सकते हैं। और उसके बाद 2 गो तो BH वाला भी ना है, तो 2BH लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें क्या लिखी कॉमन आएगा, तो 2 भी कॉमन आएगा, H भी तो दोनों में है, तो क्या कॉमन आ जाएगा बताओ। इससे एक तो 2 कॉमन आएगा, एगो H कॉमन आएगा, L प्लस B। अब फार्मूला बताओ इसका क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना ऊंचाई नहीं होता है, यही ना फार्मूला होता है। तो यही तो फार्मूला है घनाभ का आयतन में। अब ये देखो घनाभ का जब भी हिसाब में रहता है तो 5 नंबर में रहता है, याद रखना। अब इसके बाद घनाभ का हमको टोटल सरफेस निकालना है, कुल पृष्ठीय। तो कुल पृष्ठीय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला भी 2 गो सतह को जोड़ेंगे, ऊपर वाला भी 2 गो सतह को जोड़ दो। तो यहाँ देखो 2LH 2BH पहले से आया हुआ है,
उसमें क्या करेंगे हम 2LH प्लस 2BH पहले से आया, चारों को तो जोड़वे किए, ऊपर वाला को जोड़ेंगे। ऊपर वाला में बताओ क्या किया है, BL है चौड़ाई और लंबाई, तो ऊपर में आ गया चौड़ाई गुना लंबाई। नीचे वाला में बताओ, नीचे वाला में इसमें देखो चौड़ाई और लंबाई, इसमें भी लिखेंगे चौड़ाई गुना लंबाई। अब बताओ वहां पर क्या आ गया 2LH प्लस 2BH अब प्लस में BL दोनों समान है, तो इसको 2BL लिखो या LB लिखो, हो गया। अब इस सब में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, और तो 2 कॉमन आएगा तो इसको हम इधर उधर कहीं भी तो लिख सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL, क्या यही फॉर्मूला होता है कि नहीं। और फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, क्या होता है कि नहीं, तो यही फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं आयतन पर। आयतन और आसान है। आयतन में क्या करते हैं, देखो आयतन मतलब हुआ कि आयतन ये कितना, देखो आयतन मतलब ये कितना जगह छेगा, आयतन का मतलब कितना जगह छेगा। मान लो ये घनाभ को हम कई सारा टुकड़ा में करें, कितना टुकड़ा में, मान लो ये घनाभ को हम जो है घनाभ को हम 10 टुकड़ा में कर दिए, कितना टुकड़ा में, 10 टुकड़ा में। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हमको आयतन निकाला है कि कितना जगह छेगा, तो एगो टुकड़ा का क्या होता है, यानी एगो टुकड़ा को देखेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एक टुकड़ा का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। तो एगो टुकड़ा मतलब एगो वर्ग का क्षेत्रफल, एगो टुकड़ा वर्ग के जैसा न है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल गुना जय गो टुकड़ा की उससे गुना करेंगे, तो बताओ एगो टुकड़ा कितना है इसका, तो एगो टुकड़ा इसका भुजा गुना भुजा, यानी यही होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी भुजा स्क्वायर होता है। और उसमें अगर 10 टुकड़ा किए तो 10 से गुना करेंगे, है क्या करेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 10 है, यानी यदि ए है तो ए टुकड़ा किए हैं, यानी जितना भुजा है उतना टुकड़ा किए, तो भुजा जितना है यानी ए है तो ए टुकड़ा में ना बांटे हैं। यहाँ हो सकता है 10 टुकड़ा में, हो सकता है इसको हम n टुकड़ा में बांटे, तो n टुकड़ा से n में बांटते तो n से गुना करते, 10 में बांटते तो 10 में करते। और चूंकि यहाँ ए टुकड़ा में बांटे, यानी जो संख्या है उसको हम मान लेते ए, तो क्या हो गया यहाँ, यानी ए हो जाएगा, यानी एक भुजा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब बताओ भुजा स्क्वायर, भुजा को तो हम ए माने हैं और यहाँ ए, तो क्या हो गया, ए क्यों नहीं हो गया। और हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, भुजा क्यों पढ़ते हैं कि नहीं, तो यही तो हो गया फॉर्मूला भुजा क्यों, हुआ कि नहीं। अब इसमें भी देखो, अगर इसको हम देखें, इसको हम अगर टुकड़ा में बांटे तो ये कितना टुकड़ा होगा बताओ। इसमें भी यदि हम टुकड़ा में बांटे तो कितना टुकड़ा में बटेगा, तो इसमें तुम जितना टुकड़ा बांटेगा उतना गुना करना पड़ेगा ना। और इसमें हम कितना टुकड़ा में बांटे हैं, h टुकड़ा में बांटे हैं। और एगो टुकड़ा का लंबाई यानी एगो टुकड़ा का क्षेत्रफल, आयतन निकालने के लिए एगो टुकड़ा का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुना B होता है। और चूंकि h टुकड़ा में बांटे हैं, अगर 10 टुकड़ा में बांटते तो 10 से गुना करते, 5 टुकड़ा में बांटते तो 5 से करते। और यहाँ कितना टुकड़ा में बांटे, h टुकड़ा में, तो कितना हो गया, h हो गया। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या निकला कि नहीं। तो यहाँ से तीनों फॉर्मूला हो गया, क्या समझ में आया। अब अगला हम बेलन पर चलते हैं, बेलन और देखो, तो अभी हम लोगों ने घन घनाभ का आयतन क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला का सूत्र देखा। अब हम लोग जो है अगला आकृति को देखें। अभी तो कौन कौन आकृति हम देखें, एगो घन का और घनाभ का फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है उसको देखें। अब जो अगला चलते हैं हम बेलन और शंकु, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। बेलन और शंकु, इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखना ध्यान देना। बेलन शंकु निकालने के लिए सबसे पहले हम बेलन की ओर चलते हैं। बेलन का कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेलन का निकालने के लिए सबसे पहले बेलन की आकृति तो तुमको पता होगा, जैसे ड्राम सब जो होता है घर में देखा होगा, ड्राम सब वो किस आकृति का है, बेलन आकार का है। जैसे मान लिया जाए कि और बेलन एगो जो है वो अथी वाला भी, रोटी पकाने वाला भी होता है कि नहीं, बेलना जिसको कहते, तो वो भी हुआ। बेलन होता कैसा है, तो एक जैसे ड्राम साइज का, जैसे ये मार्कर भी एक बेलन आकृति का है कि नहीं। तो बेलन के लिए बात सीखेंगे। बेलन में देखो सबसे पहले ये जो होता है, ये ऊपर में एक वृत्त के जैसा होता है, नीचे में कैसा होता है, वृत्त के जैसा। ऊपर का आकृति कैसा है, वृत्त के जैसा, ये वृत्त है। और नीचे में कैसा है, वृत्त के जैसा, है कि नहीं। और ये जो है इसका त्रिज्या को हम मान लेते हैं r, क्या मान लेते हैं, तो उतना ही त्रिज्या का नीचे में भी है। और इसकी ऊंचाई को हम कहते हैं h, इसकी ऊंचाई को h कहते हैं। अब हमको सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब चारों तरफ का निकालना है। क्या निकालना है,
चारों तरफ का। तो बेलन का चूंकि दो वो सब चीज का निकलेगा, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र को क्या कहते हैं, सी ए से कह दो या एल से कह दो। तो चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताओ, सबसे पहले इसका छोटका पार्ट देखते हैं। बेलन जो बना होगा वो किस चीज का बना होगा, तो तुम देखो बेलन वृत्त का बना है कि नहीं। इसको कई सारा भाग में बांटेंगे तो सब जगह एक एक वृत्त होगा, यानी सर्किल निकलेगा रिंग जैसा, यानी जितना बार काटेंगे उतना बार क्या बनेगा, एक वृत्त का साइज का बनेगा, निकलेगा कि नहीं। तब देखो अगर एगो वृत्त को देखो, एगो वृत्त के चारों तरफ का जो क्षेत्र यानी चारों तरफ का जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, यानी वृत्त के चारों तरफ का जगह तो क्या कहते हैं, परिधि। और वृत्त की परिधि बराबर, यानी वृत्त की परिधि, और उसके बाद यहाँ पर कई सारा परिधि है, यानी वृत्त की यानी कई सारा टुकड़ा किए तो ये कई सारा टुकड़ा में बटा, यानी वृत्त की परिधि में टुकड़ों की संख्या को अगर गुना कर देंगे तो क्या इसका सीए से नहीं निकल जाएगा। ये एगो परिधि है, इसी में कई सारा परिधि, जितना परिधि इसमें है उसको हम जोड़ देंगे यानी गुना कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। इसमें हम कितना टुकड़ा किए हैं, परिधि को एच टुकड़ा किए हैं, तो वृत्त की परिधि गुना एच टुकड़ा हो जाएगा, यानी ये टुकड़ों की संख्या। अब बताओ वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर और गुना एच, तो कितना फॉर्मूला क्या निकल गया, क्या यही ना होता है फॉर्मूला, यहाँ से निकल गया, कितना सिंपल है। अब इसके बाद देखो, और बेलन का अगर हम देखें, बेलन को बेलन का टीए से देखें, टीए से में देखो ये तो चारों तरफ का क्षेत्रफल होगा ही, उसके साथ साथ ऊपर वाला भी ना जुड़ जाएगा वृत्त और नीचे वाला वृत्त जुड़ जाएगा, तो चारों तरफ का तो क्षेत्रफल होगा, यानी बेलन का सीए से में ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, और ऊपर में भी वृत्त है नीचे में वृत्त है, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। अब बताओ बेलन का सीए से कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है कि नहीं। और ऊपर वाला वृत्त जो है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पार स्क्वायर ना होता है, इसको छोटी आर लिया तो छोटी आर ले लेते हैं, क्या होता है पार स्क्वायर। कै गो वृत्त है, तो 2 गो, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, बताओ होगा कि नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको कॉमन बताओ क्या क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, पाई दोनों में है, दोनों निकलेगा, एगो आर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा क्या बताओ, 2 पाई आर निकल गया, तो एच, उधर क्या बचा आर। अब फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही ना फॉर्मूला पढ़ते हैं, यही फॉर्मूला हो गया किसका, बेलन का। अब इसका आयतन को देखो, तो बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन बना कैसे है, तो बेलन का आयतन वृत्तों से बना है कि नहीं, किससे बना है, इसका देखो हर एक पार्ट में एगो एगो वृत्त है कि नहीं। इसको चूंकि कई सारा टुकड़ा किए तो सब पार्ट तो वृत्ते है कि नहीं, और कई सारा टुकड़ा किए तो इसमें क्या करेंगे, एगो वृत्त कितना जगह छेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, कै गो वृत्त का, एक वृत्त का क्षेत्रफल, और उसकी संख्या कै गो है, वृत्त की संख्या कै गो है एच, तो गुना क्या करेंगे एच करेंगे। तो बता वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर और गुना एच, तो फॉर्मूला क्या यही है, पाई आर स्क्वायर एच है कि नहीं, बताओ। तो ये तुम्हारा तीनों निकल गया, क्या क्या चीज, पहला वृत्त का सी से 2 पाई आर एच, दूसरा वृत्त का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और तीसरा क्या है पाई आर स्क्वायर एच। देखो कितना आसान है। अब देखो अगला जो है टॉपिक है शंकु। अब शंकु का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब शंकु का पहले फिगर देखते हैं। शंकु भी एक 3D आकृति है। देखो शंकु का अगर आकृति देखो तो शंकु गुल्फी देखा होगा, तो ये गुल्फी का जो आकृति होता है यही क्या कहलाता है, इसी तरह का ना गुल्फी होता है, तो ये शंकु हो गया। इसी को उल्टा भी हम बना सकते हैं इस तरह से, है कि नहीं, बर्थडे टोपी, ये बर्थडे वाला टोपी उसी आकृति का होता है कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा शंकु। शंकु में देखो क्या क्या चीज है, नीचे में एक वृत्त है, नीचे में कहो या ऊपर में क्या है, एक वृत्त के जैसा है, और वृत्त में जबकि वृत्त हो गया तो इसका मतलब कि केंद्र भी होगा, केंद्र होगा तो इसका त्रिज्या भी होगा, इसका ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या के बाद इसको अगर वृत्त के केंद्र से अगर ऊपर हम जाएंगे तो ये तुम्हारा ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। और इसको जो कहते हैं जो 13 ऊंचाई, 13 जो रेखा है इसको हम 13 लाइन को हम तिर्यक लाइन कहते हैं, तिर्यक रेखा यानी तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं, तिर्यक इसीलिए क्योंकि ये टेढ़ा है, तिर्यक का मतलब टेढ़ा और ऊंचाई का मतलब ऊंचाई, यानी टेढ़ा ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो अब देखो इसमें सबसे पहले हमको इसमें निकालना पड़ता है एल। एल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई, ये दोनों एक दूसरे पर लंब है कि नहीं, नहीं है, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज हुआ तो ये बड़का भुजा नहीं है, होता है कि नहीं,
तो वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, तुम पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से बताओ क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से तुमको पता है बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजा के, बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही ना होता है। तो यहीं से ये फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर बराबर, अगर एल निकालना है तो स्क्वायर को उधर करेंगे तो यहाँ हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या सिंपल है कि नहीं। अब इसको हम अगर कहें इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी शंकु का सी एस ए, शंकु का सी एस ए या एल एस ए भी कह सकते हैं, है कि नहीं। सी एस ए कहो या एल एस ए कहो, इसका फॉर्मूला तो सिंपल है। क्या होता है ये देखो, इसका जो वृत्त का आकार का है उसको हम कहते हैं पाई, और चूंकि ये आर त्रिज्या वाला है तो आर, और इसकी जो लंबाई है एल, तो पाई आर एल हो गया इसका, है कि नहीं। यानी एल पार्ट में है, इसको हम कह दिए पाई आर एल। तो यहाँ से शंकु का सी एस ए हो गया। इसका अगर प्रूव करें एक और तरीका, त्रिभुज वाला तरीका से, वो लंबा है तो उसको हम कभी टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम में, है कि नहीं। ये सिंपल है पाई आर इंटू एल, ठीक है। अब है शंकु का, अगर हम टोटल सरफेस निकालें, शंकु का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में तो चारों तरफ का जुटेगा, साथ साथ नीचा वाला आधार भी तो जुटेगा, है कि नहीं। यानी शंकु का सी एस ए जुटेगा, फिर उसके बाद क्या जुटेगा, नीचा वाला एक आधार का क्षेत्रफल। नीचे में आधार कैसा है, वृत्त के जैसा है, तो आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो नहीं बन जाएगा, आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला, तो शंकु का सी एस ए पाई आर एल प्लस आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन क्या आएगा बताओ, पाई आर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या हो गया एल प्लस आर। क्या यही फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब इसका यदि हम निकालें शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन सिंपल है। देखो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का 1/3 होता है, याद रखना बेलन का। यानी इसको अगर हम करें तो इधर से भी एगो शंकु, इधर से भी एगो शंकु कटेगा कि नहीं। कहने का मतलब ये अगर शंकु बनाए तो शंकु जो है इधर से भी काटे और इधर से भी, ये बेलन, अगर ये बेलनाकार का हो गया, ये क्या हो गया बेलन हो गया, और इधर से भी एगो शंकु निकलेगा, इधर से भी एगो शंकु निकलेगा, बीच में एगो शंकु, यानी 3 गो शंकु है और एगो शंकु कहा, तो यानी ये पूरा बेलन को अगर हम क्या करें, बेलन के आयतन में हम क्या करें 3 से भाग दे दे तो एगो का नहीं निकल जाएगा, एगो शंकु का, क्योंकि बेलन का आयतन कितना भाग में बट गया, 3 गो शंकु में, और उसमें क्या करें बटे हम 3 कर दे। तो बताओ, तो 3 को 1/3 बाहर कर देते और बेलन का आयतन हम अभी तुरंत प्रूव किए हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या सिंपल है कि नहीं। अभी तुरंत ना तुमको बताइए पाई आर स्क्वायर एच कहाँ से है, प्रूव करके बताए। तो यहाँ से बताओ क्या शंकु का आयतन भी निकल गया, तो ये शंकु का आयतन हो गया। तो अब बचा गोला और अर्धगोला। तो गोला अर्धगोला में तो और सिंपल है कि नहीं, गोला अर्धगोला, और एक और होता है छिन्नक, है कि नहीं, गोला अर्धगोला छिन्नक। चलो देखो, तो ये सारा का सारा याद रख रहे हैं, ये सब का सब कौन सा आकृति है, 3D आकृति, है कि नहीं। तो 3D आकृति है, तो ये सब तो समझ में आ गया। चलो अब एक बार गोला का चलते हैं। देखो गोला के लिए क्या होता है, गोला ये हो गया तुम्हारा एक तरह से गोला, है कि नहीं। गेंद सब जैसे होता है, तो गेंद सब किस आकृति का होता है, गेंद सब जो होता है, गेंद हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब किस आकृति का है, वृत्त आकृति का नहीं है। वृत्त तो मतलब एक सतह पर होता है, गोला मतलब जिसमें चारों तरफ से फैला हुआ। तो गोला को अगर हमको गोला का निकालना हो सी एस ए निकालना हो या टी एस ए निकालना हो, दोनों एक ही होता है। क्योंकि अब बताओ बेलन का कहाँ से तुम चारों तरफ लेगा, इसका कोई फिक्स है, फिक्स सरफेस नहीं है, इसलिए इसमें कर्व और वक्र नहीं होता है। इसमें कभी भी कर्व और वक्र, कर्व या कहो या वक्र कहो या टोटल नहीं होता, इसमें सब एक किया हुआ। क्योंकि इसको हम नहीं इतना दूर से काट के चारों तरफ बना लेंगे, क्योंकि पूरा सतह ही गोल होता है। इसमें जो है दोनों, इसलिए इसको हम सी एस ए टी एस ए ना लिख करके डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बोल दिए तो इसमें दोनों चीज आ गया एक के साथ, सी एस ए भी और टी एस ए भी, यानी टोटल भी आ गया और कर्व्ड भी आ गया। सी एस ए या टी एस ए दोनों आ गया, तो दोनों का एक ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये जो गोला है एगो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और ये चारों तरफ तो वृत्त जैसा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमको गोला अर्धगोला का निकालना है, तो अर्धगोला का देखो,
ये तुम्हारा अर्धगोला हो गया। ये क्या हो गया, यानी गोला को जब हम ऊपर से काट दिए इस तरह से तो ये अर्धगोला बन जाएगा। तो अर्धगोला का यदि हमको कहेगा सी ए से निकालने के लिए, क्या चीज निकालने के लिए, सी ए से का मतलब चारों तरफ का। तो चारों तरफ का देखो ये पूरा पूरा 4 पायर स्क्वायर हुआ। इसको अगर 2 भाग में बांट दे यानी 4 पायर स्क्वायर को, यानी गोला को हम अगर बटे 2 कर दे तो ये नहीं बन जाएगा अर्धगोला, यानी इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो 2 2 कट गया तो क्या बन गया, 2 पायर स्क्वायर। उसके बाद अब अर्धगोला तो हो गया। अब उसके बाद अगर हमको अर्धगोला का टी ए से कहे तो ऊपर वाला भी जुटेगा। अर्धगोला का क्या कहे हमको, टी ए से निकालने के लिए। तो टी ए से निकालने के लिए चारों तरफ का क्षेत्रफल, अब बटे ऊपर में तो एक वृत्त जैसा है कि नहीं, तो ऊपर में वाला भी एक वृत्त जुटेगा। तो 2 पायर स्क्वायर में एक और वृत्त जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 पायर स्क्वायर 1 पायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पायर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा अर्धगोला का हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं। और एक मिनट, एक अर्धगोला का एगो आयतन भी देख लो। अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है बताओ। आयतन चलो एक आयतन एक के बार दे देंगे। देखो अब तो गोला अर्धगोला का जो है क्षेत्रफल वाला तो हो गया। अब गोला का आयतन के लिए देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं। गोला का आयतन का फॉर्मूला, गोला का आयतन अगर पूछे तो करना कुछ नहीं है। गोला देख लो, गोला तो तुमको पता ही है। गोला जो है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो गोला के आयतन में, यानी जो गोला का आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है 4 पाई स्क्वायर। इसमें करना क्या है, 1/3 आर से गुना करते हैं, है कि नहीं। तो यही हो जाता है गोला का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर। और कितना हो जाएगा 4/3 और पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा गोला का आयतन। और सेम चीज हम अर्धगोला में भी करते हैं। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है बताओ। अर्धगोला का आयतन में, अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर होता है। और इसमें कितना से 1/3 आर से गुना करते हैं। और तुमको बताया जाएगा, ये थोड़ा लंबा चीज है, अभी तुमको तुरंत समझ नहीं आएगा कहाँ से आया, है कि नहीं। और इसमें 2 क्या हो जाएगा 2/3 और आर क्यूब। तो ये हो गया गोला का आयतन और ये हो गया अर्धगोला का आयतन, निकल गया। अब उसके बाद अब क्या बचा, छिन्नक। तो छिन्नक को पता ही है, छिन्नक कहते हैं किसको, ये समझो पहले। छिन्नक जो हुआ, जैसे मान लिया जाए अगर हम कोई शंकु लेते हैं, ठीक है, और उस शंकु को यदि हम काट दें, ये शंकु है और शंकु को यदि हम मान लो यहाँ से हम काट दें, तो शंकु को यदि काट दे यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा, छिन्नक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छिन्नक। यानी जैसे तुम घर में बाल्टी देखा होगा, बाल्टी सब किस आकृति का होता है, इसी तरह छिन्नक की आकृति का होता है। ये जो है जैसे बाल्टी है कि नहीं, तो बाल्टी सब किस आकृति का होता है, इसी में कड़ी लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, छिन्नक नहीं बन जाएगा। ये बाल्टी जो है एक तरह से यही घरेलू में तुम देखा होगा, बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, ये सब किस आकृति का, छिन्नक का। और छिन्नक में देखो तो तुमने 2 अलग अलग वृत्त है, ऊपर में बड़ी आर और नीचे में छोटी आर। तो जब भी हमको छिन्नक का कहे, छिन्नक का यदि तुमको मान लो कह देगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, कौन सा क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ यानी सीए से निकालने के लिए करते क्या है, तो देखो सबसे पहले ऊपर वाला पृष्ठ का, ऊपर वाला पृष्ठ क्या है, तो ये भी एक शंकु आकार का है। तो ऊपर वाला के लिए पाई आर एल होता है फॉर्मूला, यानी इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे तो पाई आर एल। और नीचे वाला का क्या होता है पाई, लेकिन छोटी आर है तो छोटी है आर एल। अब इसको अगर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, पाई एल कॉमन हो जाएगा तो आर प्लस आर। यही हो गया तुम्हारा छिन्नक का क्या, सी ए से, हो गया कि नहीं। और ऐसी छिन्नक के आयतन में हम क्या करें, नीचे वाला और ऊपर वाला आधार को हम कर दे गुना, अति जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, चूंकि इसमें एक ही तरह का नाम होता है तो इसका आधार हम कर देते हैं छिन्नक का क्षेत्र टोटल निकालने के लिए, छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो क्या करते हैं हम, ये फॉर्मूला ये जो है ऊपर वाला में, इसी में पाई आर एल प्लस पाई आर एल। अब पता ऊपर में तो खुले रहता है, नीचे में ना होता है इसका, तो नीचे वाला का हम अगर नीचे वाला तुम देखो तो नीचे वाला का आयतन क्या करते हैं, नीचे वाला का क्षेत्रफल ऐड करते हैं। नीचे वाला का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा कॉमन, और कुछ कॉमन आएगा, आर कॉमन आ जाएगा, आर तो नहीं, पाई एल कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। इसमें एक चीज और कॉमन आएगा, यहाँ देखो दोनों का ऊपर वाला भी वृत्त और नीचे वाला भी, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, पाई एल इंटू आर प्लस आर हुआ। और इसमें भी देखो
इसमें भी क्या कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया। और इसमें पूरे में क्या कॉमन आएगा, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई कॉमन आएगा, तो पाई कॉमन ले लिए तो क्या बच गया बताओ, पाई अगर कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा, एल इंटू आर प्लस आर प्लस क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा किसका आयतन, छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया। जब छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया हो गया है कि नहीं, ये दोनों एक ऐसे यहाँ पर किताब में इस तरह ही लिखा है, तुम अगर इस तरह से भी कर सकता तो ये भी उसी का हो गया, हुआ कि नहीं, क्या कोई दिक्कत इसमें बताओ। उस किताब सब में ये इस तरह से दिया है, तो ये भी तो उसी में हम क्या किए, पाई को और कॉमन ले लिए तो हो गया, है कि नहीं। अब अगर छिन्नक का आयतन निकालने के लिए देखो तो छिन्नक का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो छिन्नक बला में भी छिन्नक का आयतन बराबर, तो इसमें देखो तो ये कई सारा पार्ट में बटा होगा, ठीक उसी तरह, और हर एक पार्ट का हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, बड़ी आर स्क्वायर एच होगा, है कि नहीं, ऊपर वाला पार्ट। और नीचे वाला पार्ट का 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच, यही ना होता है छोटा वाला, ये दोनों हो गया। उसके बाद पहला ऊपर वाला जो है एक अलग तरह का शंकु हुआ, और नीचे वाला एक अलग, यानी कहने का मतलब पूरा टोटल सर हो गया। टोटल में यानी टोटल अगर हम मान लो कि पूरा टोटल ये शंकु है, ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई h है, ठीक है, ये पूरा शंकु में यदि इतना शंकु को घटा दे तो नहीं हो जाएगा ऊपर वाला का, यानी ये बीच वाला का आयतन। तो टोटल का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन कितना है, तो इसको कुछ लेना पड़ेगा, इसका मान हम क्या रख दे, इसको मान लो x ही रख देते, तो इतना का आयतन घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो इतना का आयतन क्या है बताओ, तो सबसे पहले हम क्या किए, टोटल का निकाल लिए। टोटल का कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे वाला छोटका का कितना हो गया, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसको h नहीं माने, क्या है h ना, x ना है, तो x भी लिख सकते हैं, या इसको h माइनस, या इसको निकालना है तो h माइनस x भी लिख सकते हैं। तो अब इसको कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ, क्या क्या कॉमन आएगा, 1/3 और पाई कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी हो गया तुम्हारा सिंपल परिभाषा। तो इसमें क्या किया हम, टोटल बड़का शंकु का आयतन निकाल करके इस छोटका शंकु को घटा दिए, तो वो निकल गया, हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब चलो अब अगला चैप्टर संख्यांकी पर चलते हैं। अब देखो संख्यांकी चैप्टर में जो है, संख्यांकी चैप्टर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आता है। संख्यांकी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके 5-6 को नंबर दे देगा, और उसका कहेगा तुमको माध्य निकाल ले, या हो सकता है माध्यक निकाल ले, या बहुलक कह दे, परिसर कह दे, वर्ग चिन्ह, वत्सीमा, निम्न सीमा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो पहले समझो माध्य मतलब हुआ कि औसत, एक तरह से माध्य का मतलब क्या हो गया, औसत, है कि नहीं। उसके बाद माध्यक का मतलब हुआ बीच वाला, माध्यक का मतलब बीच वाला, और बहुलक का मतलब जो बहुत बार आए, है कि नहीं, जो अधिक बार आए, क्या हो, अधिक बार आने वाला। और परिसर का मतलब हुआ कि कितना का अंतर कितना का है कि नहीं, यानी उच्च में निम्न को घटा के निकालते हैं। और वर्ग चिन्ह मतलब ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा तब निकलेगा, उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करते हैं। तो अब देखो एक एक करके हम सारा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है 3 6 5 4 6 5, ठीक है, फिर 3 5, इस तरह का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसका तुमको ये सब चीज कहाँ निकालने के लिए, मान लो माध्य पहले कहाँ निकालने, तो माध्य के लिए हमको फॉर्मूला क्या होता है ये पहले समझो। तो माध्य के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि सभी परीक्षणों का योग, माध्य में क्या करते हैं हम, सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या कर देते हैं, तो हमारा माध्य निकल जाता है, परीक्षणों की संख्या से भाग दे देते। तो अब परीक्षणों मतलब हुआ, परीक्षण का मतलब जितना संख्या दिया उसको हम परीक्षण कहते हैं। तो इसमें बताओ क्या क्या संख्या दिया, उस सबको जोड़ लेंगे, 3 6 5 4 6 5 3 5, और इसमें जयगो संख्या उससे भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे देंगे, ये तो निकल जाएगा, है कि नहीं। अब माध्यक में समझो, माध्यक के लिए करते क्या है, माध्यक में सबसे पहले जो संख्या दिया जाता है उसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं। किस क्रम में, यानी छोटे से बड़े। तो सबसे पहले छोटा से बड़ा में सजाओ, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, 3, कै गो 3 है, तो 2 गो आरोही क्रम लेना है, लिख देते हैं आरोही क्रम।
और छोटा से बड़ा सजाना है। तो छोटा से बड़ा पहले 2 को 3 आया, उसके बाद क्या आएगा 4, तो 4 ले लिए। उसके बाद क्या आएगा 3 को 5, 3 को 5 ले लिए। उसके बाद क्या आएगा 6 कै गो 2 को, तो 2 को 6 ले लिए। अब माध्य का मतलब तुमको पहले बताया बीच में जो सबसे बीच में जो पड़ता है। अब देखते चलो, एगो एगो इधर से घटाते चलो, एगो हटा दिए, फिर 2 को हटाए, 3 को हटाए, तो क्या आया बीच में कै गो आया 2 गो अंक आया। यानी अगर ये 3 गो को हम इधर से हटा दें, इस तीनों को और इस तीनों को, तो बीच में अगर एगो रहता तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाता। जैसे अगर मान लिया जाए बीच में अगर यहाँ 7 रहता तो 7 खाली आंसर हो जाता, या मान लो यहाँ कुछ भी रहता बीच में तो वो आंसर हो जाता। ऐसे भी बीच में हमेशा लेवल में है, चूंकि आरोही क्रम में सजाए हैं तो छोटा बड़ा नहीं होगा, है कि नहीं। ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा, यानी बीच वाला मान उसी टाइप का होगा। तो बताओ अगर इसमें 2 को माने तो इसको क्या करेंगे। तो इसके लिए आराम से करना क्या है, माध्यक निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके अजय गो संख्या उसे भाग दे देंगे। तो कै गो संख्या है, तो 2 गो संख्या 5 + 5 बटे 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 बटे 2 कितना हो गया 5, तो सिंपल है निकल जाएगा। अब बहुलक के लिए आराम से बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। बहुलक सिंपल है, बहुलक का मतलब हुआ जो बहुत बार आया, अधिक बार आया। तो कौन संख्या है जो अधिक बार आया, तो 5, तो सिंपल हो गया। इसका क्या हो जाएगा बहुलक 5 हो जाएगा, तो बहुलक निकल गया। लेकिन अब सोचो इसमें 5 भी अगर 2 गो होता, 2 को 5, 2 को 6, 2 को 3 रहता, तब कैसे निकालते हैं इसको। इसका एक और फार्मूला भी होता है, तो याद रखना बहुलक के लिए एक फार्मूला भी होता है, और कभी कभी फार्मूला से भी हिसाब रहता है। फार्मूला क्या होता है 3 माध्यिकार माइनस 2 माध्य, है कि नहीं। और इससे तीनों में से 2 को चीज दिया रहेगा, एगो चीज पूछेगा तो नहीं निकल जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा। इसमें से कोई 2 को चीज दिया रहेगा, एगो चीज तुमको गायब रखेगा, तो उससे हम बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। तो ये फार्मूला रखना। कभी कभी ये फार्मूला भी दे देता है तुमको, 3 बार देगा दे देगा, या 2 दे के 1.5 दे देगा, पूछेगा क्या होगा इस जगह, तो मान। और कभी एगो ऑब्जेक्टिव ऐसा भी है जो पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति, कौन कौन केंद्रीय प्रवृत्ति है। तो याद रखना केंद्रीय प्रवृत्ति किसको किसको कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो यही माध्य माध्यक बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। किसको, माध्य माध्यक बहुलक। माध्य माध्यक बहुलक छोड़ करके जो चीज नहीं होगा, मतलब जो दूसरा चीज होगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं होगा। तो उनसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, तो ये 3 को रहेगा, एगो कोई दूसरा रहेगा तो उस पर टिक कर देंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति है, तो इस तीनों में से कोई एगो एग्जाम्पल देगा, कोई एगो देगा और 3 को अलग अलग रहेगा, तो नहीं टिक कर लेंगे। तो याद रखना ये तीनों को क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ये भी ऑब्जेक्टिव में रहता है। उसके बाद अगला है परिसर निकालने के लिए। देखो परिसर इसी में निकालने के लिए बताते हैं। परिसर किसको कहते हैं ये समझो। परिसर मतलब हुआ कि बड़ा में छोटा को घटाना। इसमें बताओ सबसे बड़ा अंक क्या है 6, और सबसे छोटा अंक क्या है 3, तो 6 में 3 घटा दिए तो परिसर निकल गया। सारा ऑब्जेक्टिव इसका इसी तरह निकलेगा, बिल्कुल आसान सब है परिसर, तो परिसर हो गया। अब वर्ग चिन्ह, उच्च सीमा निम्न सीमा, वो सब वर्ग अंतराल दिया रहेगा तब निकलेगा। जैसे उस पर भी देख लो, मान लो वहां दिया रहेगा कि वर्ग अंतराल 35 से 38, 35 से 38 का पहला कह देगा तुमको निकालने के लिए वर्ग चिन्ह, नहीं निकल जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालने तो तुमको आता है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना। फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। अब बटे में क्या कर देते हैं 2, तो उच्च सीमा कितना है 38, यानी उच्च मान कितना है 38, और निम्न सीमा कितना है 35। इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं। 38 35 कितना हो जाएगा बताओ, 8 5 13 3 3 3 6 1 7, 73 बटे 2। 73 बटे 2 को भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा 3, 1 5 40, 6 दूना 12 और 5 36.5 आंसर हो गया। क्या निकलेगा कि नहीं। तो ये तो हो गया वर्ग चिन्ह, और इसी में तो आ गया उच्च सीमा निम्न सीमा। उच्च सीमा किसको कहेंगे, तो जो अधिक मान होगा, तो उच्च सीमा क्या हो जाएगा इसका आंसर 38 इसका उच्च सीमा हो जाएगा, और निम्न सीमा कहेगा तो निम्न सीमा 35 हो जाएगा। तो क्या इसमें सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, और इससे ज्यादा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहने वाला नहीं है। क्या क्या दे देगा, या तो माध्य दे दे, माध्यक दे दे, बहुलक दे दे, परिसर दे दे, वर्ग चिन्ह दे दे, उच्च सीमा दे दे, निम्न सीमा दे दे। और इसमें 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है माध्य निकालने के लिए, या माध्यक निकालने के लिए, या बहुलक निकालने के लिए, तो वो भी आसान है। तीनों को हम एक वीडियो में बता देते हैं, बिल्कुल आसान है कि नहीं। तो चलो हो गया लिखा हुआ।
अब इसमें देखो तुमको हम जो है ये एक क्वेश्चन है, इसमें माद माध्यक बहुलक तीनों निकालना है। और कैसे निकालेंगे हम, एगो सीख जाएंगे तो सारा निकल जाएगा। और 5 नंबर में कोई एगो देगा तुमको, ठीक है। तो ये परिवारों की संख्या दिया है, इसका मतलब ये बारंबारता दिया है। क्या दिया है? बारंबारता दिया। तो जब बारंबारता दिया है तो इसके लिए देखो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, माद निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अभी देखो ये जो है एफ है लेकिन एफ एक्स नहीं है, तो एफ एक्स एक्स किसको कहते हैं? तो वर्ग चिन्ह को ही एक्स कहते हैं। तो इसके लिए हम पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तो तुमको आता ही है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो देखो ये दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके बटे 2 कर देते। 3 1 4 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 3 8 बटे 2 4 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 8 10 होगा कि नहीं? तो ये वर्ग चिन्ह हो गया। और उसके बाद यहाँ क्या फॉर्मूला में करा है? एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को गुना करेंगे। तो एफ एक्स को गुना करेंगे तो कितना? 7 दूना 14 8 चौके 32 6 दूना 12 8 दूना 16 10। अभी देखो सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब योग। तो इस सारा को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मतलब। तो 6 2 8 2 10 10 4 14 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 3 6 1 7 7 1 8 है ना, ठीक है। 4 2 6 2 8 14 के 4 हासिल 1 2 3 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है 84। अब इसके बाद अगला क्या कहता है? यानी एफ को जोड़िए। तो एफ कितना है? 8 7 15 2 17 17 2 19 1 20। तो हो गया। अभी दोनों को बटे कर दो। तो 84 अब बटे 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब बताओ, कटा देंगे कितना बार में कटेगा? 10 42, यानी 4.2 निकलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा माद। अब इसी में अगर माध्यक निकालने के लिए कहे, माध्यक से पहले बहुलक देख लो। बहुलक आसान है। बहुलक का फॉर्मूला में देखो क्या क्या आता है। बहुलक के फॉर्मूला में आता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले एल को समझो। एल क्या है? तो निम्न सीमा है। तो किसकी निम्न सीमा? बहुलक वर्ग की। और बहुलक वर्ग किसको कहेंगे? तो ये देखो, इस बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता क्या है? 8 है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है बताओ? सबसे बड़ी बारंबारता है 8। और 8 का संगत वर्ग, 8 का संगत वर्ग अंतराल क्या है? 8 का संगत वर्ग अंतराल, तो देखो 8 के सामने वाला वर्ग अंतराल क्या है? 3 5 है। तो इसी को हम ये जो है वर्ग अंतराल को लिख देते हैं। और यही वर्ग अंतराल तुम्हारा बहुलक वर्ग बन जाता है। यही वर्ग अंतराल क्या बन जाता है? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 3 से 5। अब जो एल जो है वो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है, यानी एल क्या है? बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो 3 हो जाएगा। और F1 क्या है? तो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है उसको F1 कहेंगे। अब 1 के उप 0 जो होगा वो 1 से पहले होगा कि 1 के बाद? तो ये पहले वाला को F0 कह देंगे। और F2 कहाँ होगा? 1 के बाद है ना होगा, तो इसको हम F2 कह देंगे। क्या तीनों चीज निकल गया? और चाहिए H। तो H क्या होता है? H कहते हैं जितना का ये अंतर है। कितना का अंतर है? 2। तो 2 लिख दिए। अब F सबका मान रख दो। F1 का मान कितना है? 8 माइनस और F0 का मान 7। फिर देखो 2 गुना 8 माइनस F0 का मान 7 और फिर F2 का मान 2 और गुना कितना है? H का मान 2। तो रख देंगे 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1 हो गया। 8 दूना 16 माइनस 7 2 9, कितना हो गया? गुना 2। अब बताओ 3 और 16 में से 9 गया, कितना होगा? 1 बटे, यानी 2 बटे 7 हो गया। अब इसको तो कर लेंगे हम, क्या कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? तो कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे। अब अगला है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए देखो क्या क्या फॉर्मूला लगता है। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बटे 2, एक मिनट, सॉरी, एल प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। इसमें क्या एगो चीज चाहिए? एगो चीज चाहिए सी एफ। सी एफ तो अभी तक नहीं निकला है। तो सी एफ निकालने के लिए हम यहाँ पर एक सी एफ निकाल देते हैं। और सी एफ कैसे निकलेगा वो समझो। सी एफ जो होता है पहला जो बारंबारता वही लिख देते हैं, उसके बाद कोना को गुना करते जाते हैं। 8 7 15 अति 15 2 जोड़ते जाते हैं, सॉरी 7 8 7 15 15 2 17 17 2 19 19 1 20। और याद रखना यदि ये योग के बराबर ये हो जाएगा तब तुम्हारा समझ लेना है कि संचयी बारंबारता सही है। इसमें अब देखो क्या क्या चीज चाहिए। पहला n बटे 2, n कहते हैं इसी को, सिग्मा एफ को हम क्या कहते हैं? तो n बटे 2 कितना आ जाएगा बताओ? n बटे 2 कितना आ जाएगा? तो n बटे 2 आ जाएगा 20 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा? 10 आया। अब 10 से बड़ी सी एफ खोजेंगे। 10 से बड़ी क्या खोजेंगे? संचयी बारंबारता।
तो 10 से बड़ा CF कौन है? 15 है। तो 15 के सामने वाला को हम बहुलक वर्ग मान लेंगे, अधिमाध्यक वर्ग मान लेंगे। 10 से बड़ी CF क्या है? तो 15 है। और 15 वाला 15 के संगत, इसके संगत जो होगा वही माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग इसका क्या हो जाएगा बताओ? तो माध्यक वर्ग इसका हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें और क्या चाहिए था? एफ किसको कहते हैं? तो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता है, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद और क्या चाहिए इसमें? तो इसमें चाहिए था CF किसको कहते हैं? तो ये जो माध्यक वर्ग का संचयी बारंबारता है उसके जस्ट ऊपर वाला क्या है? 7 इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां घटाना होता है। और H का मतलब हुआ ऊंचाई, कितना का अंतर है? 2 का, तो 2 लिख दी। अब फॉर्मूला पर बैठा देंगे, फॉर्मूला पर बैठाओ, क्या होगा? माध्यक n/2 सॉरी L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। अब L का मान, L कितना है? L यही निम्न सीमा, L का मान कितना है? 3। तो 3 प्लस n/2 कितना है? तो 10। और CF का मान 7। ये CF इसलिए कम लिए थे, अगर 15 लेते तो 10 में 15 नहीं घटता, नहीं ना घटता। और F का मान बताओ, F का मान है 8। उसके बाद H का मान 2, तो 2 लिख दिए। अब बताओ, यहाँ 2 चौके 8 कट जाएगा, बचेगा कितना? 3 प्लस 10 में 7 गया, 3/4 है कि नहीं? 3/4 का मान कितना होगा? 3 प्लस 0.75 होगा, यहाँ हो जाएगा 3.75। क्या निकल जाएगा? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो हो जाएगा कि नहीं? अब एक चैप्टर बचा है प्रायिकता, वो तो बिल्कुल आसान है।